हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेथ विश। इस कहानी की शुरुआत शिकागो से होती है, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर अपने एक घायल दोस्त को अस्पताल लेकर जा रहा होता है। असल में इस वक्त शिकागो में क्राइम रेट बहुत हाई था, जिस वजह से बहुत से क्रिमिनल्स आजाद घूम रहे थे और इसी वजह से उस पुलिस वाले को भी गोली लग गई थी। उसका दोस्त उसे बहुत ही तेजी से अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से उसके पार्टनर की वहीं पर मौत हो गई। हालांकि अस्पताल पहुंचते ही तुरंत वहां पर डॉक्टर पॉल को बुलाया गया, जो कि एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट होता है। उस वक्त वो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा था, पर उस पुलिस वाले के दोस्त को देखकर वो तुरंत ही उसको देखने के लिए चला गया। पर जब वो देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर मर चुका है, तो वो उसके डेथ का टाइम बताकर बाहर निकल आता है। पॉल शिकागो में अपनी वाइफ लूसी और अपनी बेटी जॉर्डन के साथ रहता था। अब इसी बीच एक वीकेंड पॉल लूसी के साथ बात कर रहा होता है कि तभी उन्हें जॉर्डन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। इसके कुछ देर के बाद जॉर्डन बिल्कुल नॉर्मल होकर नीचे आती है और जब पॉल उससे उसके चीखने की वजह पूछता है, तो वो बताती है कि उसका सिलेक्शन उसके मनपसंद कॉलेज में हो गया है, जिससे उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। वो दोनों चाहते थे कि जॉर्डन का सिलेक्शन उसके पसंद के कॉलेज में हो जाए। जिसके बाद वो सभी पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पॉल का भाई फ्रैंक भी आया हुआ था। फ्रैंक और पॉल की फैमिली की काफी अच्छी बनती थी, जिस वजह से वो भी जॉर्डन के सिलेक्शन को लेकर काफी खुश था। तभी वो लोग कुछ दिन पहले हुए एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। असल में कुछ दिनों पहले जॉर्डन का एक फुटबॉल मैच था, जिसमें वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और लूसी और पॉल उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर गए थे। वो उसको चीयर कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक दूसरा कपल अपनी बेटी को चीयर करने के लिए आता है। वो बहुत ही गुस्से में बाकी सभी लोगों को गालियां वगैरह दे रहा था और गेम को लेकर काफी सीरियस था। अब ये सब देखकर पॉल उनको शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो तो बस एक छोटा सा फुटबॉल गेम ही था। पर पॉल के कैजुअल बिहेवियर से वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पॉल की शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। पर उसी वक्त वहाँ पर लूसी आती है, जो पॉल को पीछे हटाने लगती है। अब ये सब सुनकर फ्रैंक कहता है कि बचपन में पॉल काफी गुस्से वाला था और उसकी उसके डैड से कभी नहीं बनती थी। जिसके बाद वो सभी लोग जॉर्डन को उसके कॉलेज में शांति से रहने के लिए कहते हैं और फिर थोड़ी देर में वहाँ से जाने लगते हैं। जाते वक्त अचानक एक कैब वाला पॉल की फैमिली को नोटिस करता है और उनके घर की लोकेशन की एक फोटो खींच लेता है। उस दिन पॉल का बर्थडे होता है, जिसके सेलिब्रेशन के लिए वो सभी रात में उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। इस वजह से रात होते ही वो सभी रेडी हो जाते हैं, पर जाने से पहले लूसी के फोन पर अस्पताल से एक कॉल आता है, जिसे पॉल अटेंड करना नहीं चाहता था, पर लूसी के कहने पर उसको वो करना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग उसे अस्पताल आने के लिए कहते हैं और इस तरह उसका बनाया हुआ सारा प्लान खराब हो जाता है। पॉल के जाने के बाद लूसी और जॉर्डन उसके लिए केक बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका सामान वो बाहर से लेकर आते हैं। अब इसी बीच लूसी जॉर्डन से उसके रूम में रखा आईपैड लाने के लिए कहती है, पर जब जॉर्डन उसको लेने के लिए जाती है, तभी अचानक लूसी को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इस वजह से वो एक विंडो को बंद करने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि घर में कुछ जूतों के निशान हैं, जिससे वो काफी घबरा जाती है और जोर जोर से जॉर्डन को आवाज देने लगती है। लूसी की आवाज से पहले जॉर्डन को लगता है कि शायद वो उसको केक बनाने के लिए बुला रही है, पर जब लूसी उसे और तेजी से बुलाती है, तब वो जल्दी से नीचे आने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त दो लोग उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। वही लूसी तुरंत अपने फोन के पास जाती है, पर तब तक वो चोर जॉर्डन के सर पर गन रखकर उसको नीचे ले आते हैं, जिससे लूसी घबरा जाती है। असल में वो 3 चोर थे, जिन्होंने अपने फेस पर मास्क लगाए हुए थे। अब ये सब देखकर लूसी अपना फोन नीचे रख देती और उन लोगों को अपनी बेटी को हर्ट ना करने के लिए कहती है। जिसके बाद उनमें से एक चोर लूसी को ऊपर का सेफ खोलने के लिए लेकर जाता है और बाकी के 2 जॉर्डन के साथ रहते हैं। तभी उनमें से एक चोर दूसरे को रस्सी लाने के बहाने गराज में भेज देता है और जॉर्डन को इधर उधर टच करने लगता है, जिससे जॉर्डन को काफी गुस्सा आ जाता है। लेकिन इतने में ही वो दूसरा साथी वापस आ जाता है, जिससे उस चोर को अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ता है। तभी लूसी पहले चोर के साथ सारा सामान लेकर नीचे जाती है, पर उसी वक्त जॉर्डन एक चाकू से उसके साथ गलत कर रहे आदमी के फेस पर हमला कर देती है, जो देखकर लूसी गर्म पानी से उसको जला भी देती है। अब जिस चोर के साथ ये सब हुआ, वो काफी गुस्सा हो गया था और उसने गुस्से में आकर उन दोनों को शूट कर दिया था। अब गोली की आवाज उनके पड़ोसियों तक पहुंच जाती है, जिस वजह से लूसी और जॉर्डन को पॉल के अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन उसको ये बात बताई नहीं जाती है और जब वो उस रिसेंट केस को देखने के लिए जाता है, तब उसके साथ वाले डॉक्टर्स उसे उसके घर पर हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। और जब तक वो लूसी के पास पहुंचता है,
तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। उसकी बेटी का अब भी ऑपरेशन चल रहा होता है। तभी वहाँ पर स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस आती है, जो पॉल को बताती है कि कुछ चोर कई महीनों से उस एरिया में घूम रहे थे और वो लोग नॉर्मली चोरी करने के लिए घूमते थे, पर आज उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। अब ये सुनकर फ्रैंक काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों की लापरवाही की वजह से आज ये सब हुआ था। तभी अचानक एक डॉक्टर पॉल को बताती है कि जॉर्डन की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, पर वो अब भी डीप कोमा में है। जिसके तुरंत बाद पॉल उससे मिलने के लिए चला जाता है। उसकी वाइफ तो जा चुकी थी और उसकी बेटी भी अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। इन सब के बाद वो जॉर्डन की अच्छे से केयर करने में लग जाता है। जिसके बाद एक दिन वो फ्रैंक की देखरेख में जॉर्डन को छोड़कर लूसी के फ्यूनरल के लिए चला जाता है, जो कि उसके डैड के घर पर रखा हुआ था। वहाँ पर लूसी के डैड एक स्पीच देते हैं और उसके बाद वो पॉल को लूसी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक्स भी कहते हैं। जिसके बाद वापस जाते हुए लूसी के डैड को एक डियर दिखाई देता है और वो एक गन लेकर उसे उसी वक्त मार देते हैं और पॉल से कहते हैं कि पुलिस हमेशा क्राइम होने के बाद आती है, तो आखिर वो लोग उन पर रिलाई कब तक कर सकते हैं। जिसके काफी समय बाद तक भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। हालांकि पॉल लगातार उनसे बात करता रहता है, पर वो लोग उसके केस को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तभी अचानक एक दिन जॉर्डन की दोस्त सोफी उससे मिलने के लिए आती है, जिसको देखकर पॉल काफी खुश होता है। वो जॉर्डन को उसके कॉलेज की एक किताब रीड करके सुनाई रही होती है, ताकि कहीं वो पीछे ना रह जाए। ये सब देखकर पॉल को काफी खुशी होती है। पॉल की लाइफ काफी मुश्किल हो चुकी थी। वो ना तो अपने बेड पर सो पा रहा था और ना ही वो अपने घर पर जा पा रहा था और ना ही काम में उसका मन लगता था। उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वो टीवी देखते देखते बेहोश हो जाता था, पर उसे तब भी नींद नहीं आ रही थी, जिसके लिए वो थेरेपी सेशंस भी ले रहा था। पर वो जानता था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब वो जब भी कुछ अनजान चेहरों को देखता था तो उसको गुस्सा आने लगता था। खैर इसी तरह दिन बीतते गए और जॉर्डन की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब भी उसी जगह पर थी। इसी बीच एक दिन पॉल जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको पता चलता है कि असल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका केस उसके केस की तरह ही सॉल्व नहीं हो पाया है। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या प्राइवेट डिटेक्टिव्स इसमें कोई मदद कर सकते हैं, जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि वो लोग मर्डर केसेस में नहीं पड़ते, क्योंकि वो पुलिस के हाथ में होते हैं। और इस तरह वो पॉल को उन लोगों पर भरोसा रखने को कहता है। अब घर जाते वक्त पॉल को अचानक दो लोग दिखाई देते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उन्हें देखकर पॉल उस लड़की को बचाने की सोचता है और वो ऐसा करता भी है, पर उसको देखकर वो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पीटकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह पॉल को रियलाइज होता है कि वो कितना कमजोर है, जिस वजह से वो YouTube पर वीडियो देखने लगता है, जहाँ से उसको एक शॉप के बारे में पता चलता है। खैर उस शॉप की जानकारी निकालने के बाद वो उस शॉप पर जाता है। असल में वो एक गन शॉप होती है, जहाँ से वो अपनी पसंद की गन ले सकता था, पर तभी उसकी नजर उस शॉप की छत पर लगे कैमरे पर पड़ती है, जिसके बाद वो बिना कुछ लिए वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद अस्पताल में एक पेशेंट आता है जिसके पास एक गन थी और इमरजेंसी वार्ड में ले जाते वक्त उसकी गन वहीं पर गिर गई थी, जिसे पॉल पैर से बेड के नीचे छुपा देता है और उसके जाते ही वो उस गन को लेकर चला जाता है। जिसके बाद वो घर जाकर उस गन से प्रैक्टिस करता है। हालांकि उसको गन चलाना नहीं आता है, इस वजह से पहला शॉट मारते ही उसके हाथ में चोट लग जाती है। पर अब पॉल हार नहीं मानने वाला था। वो एक बार फिर से YouTube की हेल्प लेता है और उस गन को लोड करना, अनलोड करना और बहुत सी चीजें सीखता है। धीरे धीरे ऐसा करते हुए वो इसमें एक्सपर्ट हो चुका था। अब एक तरफ वो अस्पताल में सर्जरी करता था, जिसके बाद वो रात में हेडफोन्स लगाकर घर में प्रैक्टिस करता था। तभी अचानक एक दिन जॉर्डन को सीजर्स आने लगते और बड़ी मशक्कत के बाद उसकी कंडीशन स्टेबल होती है। ये सब देखकर एक बार फिर से पॉल को उन लोगों की याद आती है जिन्होंने उसकी बेटी के साथ ये सब किया था। इस वजह से वो काफी गुस्से में घिर जाता है और अपनी गन निकाल कर रख लेता है। जिसके बाद वो सड़क पर चलते चलते उन जगह पर पहुंच जाता है जहां क्राइम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तभी अचानक एक डॉग जोर जोर से उसके ऊपर भौंकने लगता है, जिससे पॉल घबरा जाता है और थोड़ा आगे चलने पर पॉल को एक क्राइम होते हुए दिखाई देता है। असल में उस वक्त दो गुंडे एक कार को चुराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस कार के ओनर को उसी में बंद कर दिया था, पर जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तब पॉल अचानक से उस कार पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। पर अभी भी उसे गन चलाना इतने अच्छे से नहीं आता था, इस वजह से उसके हाथ में फिर से चोट लग जाती है और कार पर फायरिंग करने की वजह से वो पास की एक खंबे से भिड़ जाती है। तभी उन दो चोरों में से एक चोर बाहर आता है। उसकी आंख पर गोली लगी थी। वो पॉल को मारने के लिए आता है, पर तभी पॉल एक कार के पीछे छुप जाता है और अपनी हुडी से खुद को ढक
लेता है और पीछे से उस चोर को मार देता है, जिसके बाद वो उस दूसरे चोर को मारने के लिए जाता है। पर कार एक्सीडेंट की वजह से वो आदमी पहले ही मर चुका था। वो लेडी जो उस कार की ओनर होती है, उसे पॉल जल्दी से वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो खुद भी वहाँ से भाग जाता है। पर उसको ये बात पता नहीं होती है कि ये सब चीजें एक लड़की पीछे वाले बिल्डिंग से रिकॉर्ड कर रही थी। ये सब करने के बाद वो वहाँ से भागकर अपनी हुडी वहीं पर फेंक देता है और भागते हुए जाकर मेट्रो में बैठ जाता है। इन सब के बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें वो लड़की वो वीडियो दिखाती, पर उस वीडियो में पॉल का चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता। और जब उस कार ओनर से पॉल के बारे में पूछा जाता है तो वो पॉल को एंजल कहकर बुलाती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद पुलिस उस वीडियो को किसी को भी शेयर ना करने के लिए कहती है, पर वो लड़की तो पहले ही उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर पॉल घर आकर अपने सभी कपड़े वॉश करता है और अपनी चोट पर बैंडेज लगाता है। जिसके बाद रात में सोने की कोशिश करने पर उसको नींद नहीं आती। उसे अब भी बार बार लूसी और जॉर्डन की याद आती है। जिसके बाद वो नींद की दवा लेकर सो जाता है और अगले दिन से वो नॉर्मल अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि कहीं कोई उस पर शक तो नहीं कर रहा। वहीं दूसरी ओर मीडिया में वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी और लोग पॉल को मसीहा कहने लगे थे और उसे ग्रिम रीपर का टाइटल भी दे दिया गया था। कहीं न कहीं पॉल अपनी इस नई आइडेंटिटी से काफी खुश था। अब इन सब के कई दिन बाद पॉल के अस्पताल में एक स्कूल का बच्चा टाइलर आता है, जिसके हाथ में गोली लगी होती है। जब पॉल उससे मिलने के लिए जाता है तब टाइलर उसको बताता है कि उसके स्कूल जाने के रास्ते में एक आइसक्रीम वाला है जो उसको आइसक्रीम बेचने के लिए फोर्स करता है और अगली बार अगर उसने उसकी आइसक्रीम नहीं बेची तो वो उसके पैर तोड़ देगा। अब ये सब सुनकर पॉल उसको कहता है कि वो परेशान ना हो। जिसके बाद अगली सुबह वो उसी जगह जाता है जहाँ पर वो आइसक्रीम वाला छोटे बच्चों से काम करवा रहा था। असल में वो आदमी आइसक्रीम नहीं बल्कि ड्रग्स बेच रहा था। तभी पॉल वहाँ पर जाकर आइसक्रीम वाले के बारे में पूछने लगता है, जिससे वो आदमी तुरंत गन निकाल लेता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पॉल अपनी हुडी में से गन निकालकर आइसक्रीम वाले और उसके साथियों को निपटाकर वहाँ से चला जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद से पॉल यानी कि ग्रिम रीपर और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। जहाँ एक तरफ लोग उसको लॉ हाथ में लेने के लिए बुरा कह रहे थे, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे कि बढ़ते क्राइम रेट और पुलिस की नाकामी को देखते हुए उनकी सोसाइटी को ग्रिम रीपर जैसे लोगों की जरूरत है। इन सब से पॉल काफी खुश रहने लगता है। पुलिस के ऊपर भी उसे पकड़ने का काफी प्रेशर था, पर वो लोग अब भी इस बात को समझ नहीं पाए थे कि आखिर ग्रिम रीपर क्या चाहता है। वहीं पॉल इस बार जब थेरेपी सेशंस के लिए जाता है तो उसकी डॉक्टर उसकी अच्छी हेल्थ को देखते हुए काफी खुश होती है और उसे वही चीज कंटिन्यू करने के लिए कहती है जो वो कर रहा था। जिसके बाद एक दिन उसके अस्पताल में मिगुएल आता है जो कि काफी जख्मी था। उसको देखकर पॉल तुरंत उसको पहचान जाता है, पर इससे पहले कि पॉल कुछ कर पाता उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। पर तभी अचानक पॉल की नजर उसके हाथ पर बनी वॉच पर पड़ती है जो कि वही वॉच थी जो लूसी ने उसको दी थी। अब ये देखकर पॉल का दिल गुस्से में भर जाता है और वो सभी के जाने के बाद मिगुएल का फोन और अपनी वॉच ले लेता है। अब काफी देर तक अपने केबिन में बैठकर वो ये सोचता रहता है कि क्या वो पुलिस ऑफिसर्स को खबर करे कि उसे उसके केस का एक क्लू मिला है। पर काफी सोचने के बाद वो खुद ही इस केस को सुलझाने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद वो मिगेल का फोन चेक करता है जिसमें उसे वो फोटो मिल जाती है जो मिगेल ने क्लिक की थी जब वो उनका कैब ड्राइवर था और इसी वजह से वो समझ जाता है कि वो मिगेल ही था जिसने उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन बाहर लोगों को दी थी। तभी उसके फोन से उसको एक शराब की दुकान की फोटो दिखाई देती है, पर इतने में ही उसके केबिन में फ्रैंक आ जाता है जो उसको अपने साथ लंच करने के लिए कहता है। पर जब पॉल उसको कहता है कि वो उसको डायरेक्टली बता दे कि उसे कितने पैसे चाहिए, तब फ्रैंक को ये बात बुरी लग जाती है और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो तो बस अपने भाई के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। खैर इन सब के बाद पॉल उस शराब की दुकान में जाता है जहाँ पर वो पोनी टेल से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो मिगुएल का दोस्त है। अब ये सब सुनकर पोनी टेल तुरंत फिश नाम के एक आदमी को टेक्स्ट कर देता है और वो पॉल को मारने के लिए एक गन भी निकाल लेता है, लेकिन तब तक पॉल उसकी ये चाल समझ चुका था और उसने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। जिसके बाद वो उसे वो सारा सामान दिखाने के लिए कहता है जो उन लोगों ने उसके घर से चुराया था। जिसके बाद पॉल अपनी वाइफ का सामान देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, पर तभी वहाँ पर फिश आ जाता है और वो गलती से पॉल की जगह पोनी टेल को ही मार देता है। जिसके बाद वो पॉल के ऊपर ओपन फायरिंग करता है जिससे पॉल बड़ी मुश्किल से बच पाता, लेकिन वो एक ही शॉट में फिश के पैर में गोली मार देता है। तभी उसी वक्त फिश की गन में गोलियां खत्म हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उसके घाव पर पैर रखकर उससे पूछता है कि आखिर उसकी वाइफ को किसने मारा था। अब यहाँ फिश उसे जो नाम के एक बंदे के बारे में बताता है
जिसने पॉल की वाइफ को मारा था। तभी अचानक फिश पॉल को गिराकर उस पर फायरिंग करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसके ऊपर एक भारी बॉल गिर जाती है और तब इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उसको शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर्स फ्रैंक से मिलने के लिए जाते हैं और उसको एज अ सस्पेक्ट अपना हाथ दिखाने के लिए कहते हैं, जिससे फ्रैंक को काफी बुरा लगता है। असल में वो उन सभी लोगों से मिल रहे थे जो कि वाइट और लेफ्ट हैंडेड थे। वहीं दूसरी ओर अगली शाम पॉल जो से मिलने के लिए उसके गैराज में जाता है, जो उसको देखकर पहचान नहीं पाता है, पर तभी पॉल उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उसको होश आता है तो वो एक कार के नीचे बंधा हुआ था और तभी पॉल उसकी फेमोरल आर्टरी काट देता है, जिससे उसे बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि पॉल वही डॉक्टर है जिसके घर में उन लोगों ने चोरी की थी। अब पॉल उससे उस तीसरे आदमी का नाम पूछता है जो उसके घर में आया था, पर जो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद पॉल उसकी फेमोरल आर्टरी पर तेजाब डालने लगता है, जिससे उसको भयंकर जलन होने लगती है और इसी के साथ वो उसको नॉक्स का नाम बताता है जो इस तरह के ऑपरेशंस को लीड करता था। तभी पॉल उससे नॉक्स की लोकेशन के बारे में पूछता है, पर जो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इस वजह से वो कहता है कि जब नॉक्स को किसी से मिलना होता है तो वो खुद उस तक पहुंच जाता है और इस तरह जब वो सारी सच्चाई बता देता है तब पॉल उसे उसी गाड़ी के नीचे दबाकर मार देता है, जिससे उसकी बॉडी के बहुत बुरी तरह से टुकड़े हो जाते हैं। इन सब के बाद अब ये सभी न्यूज टेलीविजन पर आने लगती है और लोग पॉल यानी कि ग्रिम रीपर को सपोर्ट करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन जब एक लड़के के पिता ग्रिम रीपर की तरह अपनी बेटी को बचाने जाते हैं तो उसे वहीं पर मार दिया जाता है और ये सब न्यूज टेलीविजन पर देखकर पॉल को उन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है जो उसकी कॉपी कर रहे थे, पर वो इन सब के लिए कर भी क्या सकता था। खैर तभी एक दिन अचानक पॉल को एक नंबर से कॉल आता है जिसे वो पहले तो रिसीव नहीं करता है, पर जब वो उसको रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि ये कॉल नॉक्स का है। वो पॉल को शाम को एक नाइट क्लब में मिलने के लिए बुलाता है। अब पॉल वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, पर नॉक्स उसको धमकी देता है कि अगर वो नहीं आया तो पुलिस को बता देगा कि उसी ने जो को मारा है। हालांकि पॉल ये बात जानता था कि बिना एविडेंस के कोई कुछ नहीं कर सकता है, पर इसके बाद भी वो रात में उस नाइट क्लब में चला जाता है। खैर उसी रात उससे फ्रैंक मिलने के लिए आता है, पर जब पॉल उसको वहाँ पर नहीं मिलता है तो वो उसको देखते हुए बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे पॉल की गन्स और बाकी सामान मिल जाता है, जिसको देखकर वो हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी ओर नाइट क्लब में जाकर पॉल उस आदमी को मैसेज करता है जो उसको बाथरूम में आने के लिए कहता है। पॉल जानता था कि ये बहुत रिस्की हो सकता है, इस वजह से वो बाथरूम में जाकर नॉक्स को कॉल करता है और जिस बाथरूम से आवाज आ रही होती है वो डायरेक्टली वहाँ पर शूट करने लगता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और तभी वहाँ पर नॉक्स भी आ जाता है जो पॉल पर फायरिंग करने लगता है। पर पॉल एक बाथरूम में छुपकर वहाँ की सभी लाइट्स को बंद कर देता है। इस फाइट के बीच में उन दोनों को ही गोली लग गई थी और तभी भीड़ का फायदा उठाकर पॉल वहाँ से भाग जाता है। वहीं जब पुलिस को इसका पता चलता है तो वो सभी अस्पताल में किसी जख्मी आदमी के एडमिट होने के बारे में पता करते। वहीं दूसरी ओर पॉल अपने घर जाकर खुद अपने रूम में बैठकर खुद अपने घाव पर स्टिचेस लगाता है, जो कि काफी पेनफुल था। वहीं दूसरी ओर पुलिस को नॉक्स मिल गया था जो कि एक पेशेंट की तरह अस्पताल में एडमिट हुआ था और वो पुलिस को पॉल के बारे में बता देता है। वहीं जब पॉल बेसमेंट में जाता है तो फ्रैंक वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है। वो पॉल के इमोशंस को समझता है, पर तभी इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिन्हें फ्रैंक वहाँ से झूठ बोलकर भेज देता है। हालांकि पुलिस को पता था कि ग्रिम रीपर पॉल ही है, पर सबूत ना होने की वजह से वो उसको वहीं पर छोड़ देते। तभी अचानक पॉल को एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि जॉर्डन को होश आ गया है और इस तरह सब ठीक होने लगता है। और अब एक हफ्ते के बाद जॉर्डन भी ठीक हो चुकी थी और पॉल ने भी अब सब कुछ बंद कर दिया था। पर तभी जब जॉर्डन डिस्चार्ज होकर घर जा रही होती तभी नॉक्स भी उसी लिफ्ट में आ जाता है जिससे वो दोनों जा रहे थे। अब उसको देखकर पॉल समझ जाता है कि अब वो भी खतरे में है। हालांकि वो जॉर्डन से इस बारे में कुछ नहीं कहता। इसके कुछ समय के बाद जॉर्डन, फ्रैंक और पॉल साथ रहकर एक रात डिनर कर रहे होते, जिसके बाद वो लोग फ्रैंक को उसके घर भेजकर लाइट्स ऑफ करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त पॉल को रियलाइज होता है कि कोई उनके ऊपर फिर से अटैक करने वाला है। अब इस वजह से वो जॉर्डन को स्टेयर्स के नीचे छुपा देता है और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो खुद घर के अंदर छुप जाता है। और जब उसके ऊपर अटैक होता है तो इस बार वो किसी को नहीं छोड़ता, वो उन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। पॉल का ये बदला पूरा हो जाता है, जिसके बाद जब वहाँ पर पुलिस आती है तो वो उनको बताता है कि उसने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था। अब पुलिस समझती थी कि पॉल के साथ क्या क्या गुजरा है, इसलिए वो उससे आगे कोई सवाल नहीं करते हैं। यानी कि पॉल और जॉर्डन अब फ्री हैं, वो दोनों अपनी जिंदगी जी सकते हैं।
जिसके बाद जॉर्डन पूरी तरह ठीक होकर अपनी फ्रेंड सोफी के साथ कॉलेज जाने लगती। यानी कि इन दोनों की ये जिंदगी अब नॉर्मल हो चुकी है और इसी नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल एंडिंग के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि डेथ विश की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।